नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल में हो रहे युद्ध से एक सवाल सबके दिमाग में आया है कि क्यों मिडिल ईस्ट, जहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, पैसा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है, ग्लोबल एनर्जी का कंट्रोल है, वो यूएस के बगैर क्या एक दिन भी स्टेबल रह पाएगा? क्यों यूएई और सऊदी अरेबिया जैसी रिच कंट्रीज ने अपने घर में यूएस मिलिट्री को जगह दी हुई है? क्या ये सिर्फ दोस्ती है या फिर कोई हिस्टोरिकल ट्रैप है? इसको समझने के लिए हमें मिडिल ईस्ट की थोड़ी हिस्ट्री को टटोलना पड़ेगा। रोमन एम्पायर से लेके सद्दाम हुसैन की एक छोटी सी गलती तक, जिसने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिका के साथ हमेशा के लिए बांध दिया। वीडियो के एंड तक आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि क्यों खाड़ी देश इतने ज्यादा डिपेंडेंट है यूएसए पे। शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। मिडिल ईस्ट की वर्तमान की स्थिति समझने के लिए इसके जो भौगोलिक इतिहास है वो समझना जरूरी है। 7th सेंचुरी से पहले एक तरफ था बाइजेंटाइन यानी कि रोमन एम्पायर, एक तरफ था ससेनियन यानी कि पर्शियन एम्पायर, दो सुपर पावर्स, और बीच में अरेबिया, पर्शिया यानी आज का ईरान, अरब प्रदेश, रण प्रदेश, जहां न कोई नेशंस थे, न कोई बॉर्डर था, छोटे छोटे कबीले थे, इनके ऊंटों के कारवां थे और ट्रेड का एक मार्ग था, इंडिया, अफ्रीका और मेडिटेरेनियन को जोड़ने वाला एक मार्ग। ये कबीले वाले अपने कारवां में वस्तुएं इधर से उधर लेके जाते थे। ये दोनों बड़े बड़े एम्पायर्स सदियों से आपस में लड़ते चले आ रहे थे। 7वीं सेंचुरी में 26 साल के एक लगातार युद्ध के बाद दोनों सुपर पावर्स थक चुके थे, एक फटीग आ गई थी और उसी वक्त एक महामारी प्लेग की वहां आई और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे में अरेबिया में, मक्का में आए प्रोफेट मोहम्मद, जो सारे कबीले थे वो एक हो गए और इस तरह से स्थापना हुई इस्लाम की। सारी ट्राइब्स यूनाइट हो गई और एक एक्सप्लोजन हुआ और एक तीसरा साम्राज्य स्थापित हुआ, खलीफा का, उमैयद खलीफा, जिसने इन दोनों बड़े बड़े एम्पायर्स को हराया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। और उसके बाद आज की जो टर्की है उसमें ओस्मान गाजी ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम आज ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। 400 साल तक ये ऑटोमन एम्पायर रहा, कोई बाउंड्रीज नहीं, एक नेशन। और फिर 1639 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ जुहाब, जिसने बॉर्डर एस्टैब्लिश किया ईरान और इराक के बीच, जो आज भी कायम है। इसके बाद आता है वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर के जो राजा थे वो जर्मनी के पक्ष में खड़े हुए और इस तरह से एलाइड फोर्स सारे उनके खिलाफ हो गए। ब्रिटिशर्स हमेशा अपनी चाल चलते थे। उन्होंने मक्का के जो शरीफ थे हुसैन, उनसे संपर्क किया और उन्हें तैयार किया ऑटोमन साम्राज्य से लड़ाई करने के लिए। ब्रिटिशर्स ने हुसैन को इसके बदले में प्रॉमिस किया एक बहुत बड़ा अरब किंगडम। लेकिन इसी समय में अरब देश में एक और लीडर उभरा, इब्न सऊद, जिसके सपोर्ट में अरब की कई ट्राइब्स खड़ी हुई। ऑटोमन एम्पायर हार गया। ब्रिटिश और फ्रेंच ने जो हुसैन को एक अरब किंगडम का वादा किया था वो हुआ ही नहीं, बल्कि ये हुआ कि छोटे छोटे राज्य बन गए, कोई ब्रिटिश के नीचे था, कोई फ्रेंच के नीचे। पर क्योंकि वादा किया था तो हुसैन के बेटों को, फैसल को इराक का राजा बनाया गया और अब्दुल्ला को जॉर्डन का राजा बनाया गया। लेकिन इधर इब्न सऊद ने मक्का पे चढ़ाई कर दी और मक्का अपने कंट्रोल में ले लिया और इस तरह से एस्टैब्लिश हुआ आज का सऊदी अरेबिया। इस तरह से मिडिल ईस्ट में छोटे छोटे किंगडम्स बन गए। इराक की जो पॉपुलेशन थी वो शिया थी और फैसल राजा जो थे वो सुन्नी थे। वर्ल्ड वॉर के इस गेम के बाद अब अरब देशों के पास तेल आ चुका था और तेल के साथ साथ उनके पास आया पैसा। इस तेल और पैसे की सुरक्षा के लिए उनको कोई आर्मी चाहिए थी। ब्रिटिशर्स के लिए अब अपनी आर्मी मिडिल ईस्ट में रखना मुश्किल होता जा रहा था फाइनेंशियली, इसलिए उन्होंने अपनी मिलिट्री वहां से हटा दी और ऐसे में सऊदी अरेबिया ने संपर्क किया यूएस से। इब्न सऊद और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की एक मीटिंग हुई, डील थी ऑयल स्टेबल रखो, सिक्योरिटी हम देंगे। और इस तरह से धीरे धीरे अमेरिका की एंट्री मिडिल ईस्ट में हुई। इधर कई कूज, कई असैसिनेशंस और कई हत्याओं के बाद इराक को एक नया डिक्टेटर मिला, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन भी सुन्नी थे। इस तरफ इराक के पड़ोसी देश ईरान में शाह का किंगडम था, रजा पहलवी का। रजा पहलवी के यूएसए के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध, ईरान और यूएसए के बीच बहुत अच्छी मित्रता थी। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन। रजा पहलवी को हटा दिया गया और ईरान के सुप्रीम लीडर बने
हम नहीं। ईरान और अमेरिका दुश्मन बन गए। ईरान के सुप्रीम लीडर की कोशिश थी कि जैसा इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में आया वैसा ही दूसरे अरब देशों में भी आए। जब सद्दाम हुसैन ने देखा, और क्योंकि इराक में ज्यादा शिया लोग थे, तो उसको अपनी गद्दी डोलती हुई नजर आई और इसीलिए इराक ने ईरान पे अटैक कर दिया। ईरान इराक का युद्ध शुरू हो गया जो 8 साल तक चला। जब यूएस को यह खबर मिली कि इराक ने ईरान पे अटैक कर दिया है तो यूएस खुश हो गया, क्योंकि उसकी दुश्मनी ईरान के साथ थी। उसने इराक से दोस्ती कर ली। यूएस ने अपने वेपन्स, अपना डेटा इराक के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। सद्दाम हुसैन उस वक्त वेस्ट का स्टार बन गया। लेकिन 8 साल तक जब युद्ध चला तो इराक में कंगाली आ गई, कर्जे बढ़ गए, और इसीलिए सद्दाम हुसैन ने डिसाइड किया कि वो कुवैत पे अटैक करेगा, क्योंकि कुवैत के पास बहुत तेल था, और उन्होंने ऐसा ही किया। इराक की टैंक्स 1990 में कुवैत में एंटर हो गई। जब इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया तो कुवैत की जो गवर्नमेंट एग्जाइल में थी उन्होंने और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने यूएसए की हेल्प मांगी कि इराक को कुवैत से निकाला जाए, और वही ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड में यूएसए ने किया। इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में एक डर फैल गया कि जैसे इराक ने कुवैत पे अटैक किया वैसे ही उनकी ऑयल फील्ड्स पे भी अटैक हो सकता है, और इसी मौके का फायदा उठाया यूएस ने। वैसे कहने को इराक का दोस्त था, लेकिन मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज ने यूएस से बातचीत की और यूएस को कहा कि यूएस उनकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और बिल्कुल यूएस ने वही किया, और ऐसे एस्टैब्लिश हुई पूरे मिडिल ईस्ट में यूएस की बेसेस। आज कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया में सब में मिलकर करीब यूएस बेसेस हैं, और 50,000 जैसे यूएस के मिलिट्री के लोग वहां तैनात रहते हैं। अब समझते हैं कि इस डिपेंडेंसी की वजह क्या है। मिडिल ईस्ट में एक सबसे बड़ी समस्या है कि वहां का पॉपुलेशन बहुत कम है। कतर का पॉपुलेशन 3 लाख का है, यूएई का पॉपुलेशन करीब 1 मिलियन का है, सऊदी अरेबिया का पॉपुलेशन करीब 35 मिलियन का है, हमारे दिल्ली जितना। वहाँ की जो आर्मीज है वो छोटी छोटी हैं। यूएई के पास 65,000 की आर्मी है, सऊदी अरेबिया के पास 2,75,000 की आर्मी है, क्योंकि पॉपुलेशन ही कम है। ईरान का जो पॉपुलेशन है वो 88 मिलियन है, और उनके पास जो आर्मी है वो करीब 6,10,000 की है। दूसरी जो प्रमुख वजह है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं वो ज्यादातर मोनार्क्स हैं, वहां पे राजा हैं, और मोनार्क्स को ये हमेशा से डर लगा रहता है कि अगर उनके यहाँ पे आर्मी इतनी पावरफुल हो गई, आर्मी के जनरल्स पावरफुल हो गए, तो उनकी गद्दी खतरे में पड़ सकती है, कभी भी कू हो सकता है। इसीलिए उनको अपनी आर्मी को कंट्रोल में रखना पड़ता है, और इसीलिए वो तीसरे की मदद लेते हैं। सऊदी में आज भी राजा की सुरक्षा के लिए आर्मी अलग है और देश की आर्मी अलग है, और इसीलिए अपनी गद्दी के इस इंटरनल थ्रेट से बचने के लिए कहीं ना कहीं वो यूएस मिलिट्री का भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा एस्पेक्ट, वेपन्स। मिडिल ईस्ट के देशों के पास जितने भी वेपन्स हैं, जो जेट्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, थार्ड या पेट्रियट या F-35, वो सारे यूएस के हैं। उनका सारा सॉफ्टवेयर, उनके सारे स्पेयर पार्ट्स यूएसए के हैं। तो कभी भी चाहे तो उनको लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी यूएसए के ऊपर है। तो उनके जो सारे एडवांस्ड वेपन्स हैं वो इम्पोर्टेड है। जो सिक्योरिटी की इकोसिस्टम है वो बाहर की है। ऑयल उनका है लेकिन सिक्योरिटी आउटसोर्स्ड है। और जियोपॉलिटिक्स में अगर सिस्टम जो सिक्योरिटी के है उसको आप कंट्रोल नहीं करते तो वो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन बन जाता है। उधर ईरान के ऊपर यूएसए ने कई सालों से सैंक्शंस लगा रखे हैं। उनके पास अपनी सुरक्षा खुद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने चाइनीज और रशियन मिसाइल्स को तोड़ तोड़ के सीखा और खुद की मिसाइल्स और ड्रोन बनाए। आज भी ईरान के पास महंगे जेट्स वगैरह नहीं है, उनके पास ये मिसाइल्स और ड्रोन्स ही हैं। तो इस तरह से यूएसए पे मिडिल ईस्ट पूरी तरह से डिपेंडेंट है और इसी का भुगतान शायद वो आज कर रहा है। तेल बहुत है, पैसा बहुत है। पैसा अपने साथ साथ लाता है लग्जरी। पैसा अपने साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें लाता है जो आपको लड़ाई से दूर ले जाती है, और यही शायद मिडिल ईस्ट के साथ हुआ है। तो मिडिल ईस्ट के लिए एक ही कह सकते हैं कि इतिहास ने उन्हें डिवाइड किया, तेल ने उन्हें अमीर बनाया, और इसी अमीरी की सुरक्षा की मांग ने उन्हें डिपेंडेंट यानी कि यूएस पे निर्भर बनाया। वो कितने सुरक्षित हैं ये उन्हें खुद सोचना होगा। नमस्कार, जय हिंद।